सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 7 अगस्त संडे का दिन 92.7 बिग एफएम पर एक खास शो लेकर मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ भावना सोमैया फिर से आ गए हैं। शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि एक फिल्मी हस्ती की बात करते हैं, लेकिन ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा खास रहा है और कई लोगों के हिसाब से बहुत खास रहा है, कई अलग अलग पर्सनालिटीज़ के हिसाब से बहुत खास रहा है। और उन सब में एक कॉमन बात, साहित्य, लिटरेचर। तो आज एक नहीं कई हस्तियों की बात होने वाली है, एक एक करके। शुरुआत उनसे करते हैं जिनसे बड़ा साहित्यकार मिलना बड़ा मुश्किल है, हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। आज उनकी पुण्यतिथि है 7 अगस्त। भावना जी, मेरे, आपके, हम सबके बहुत ही ज्यादा फेवरेट रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि वो एक मिरेकल चाइल्ड थे। पोएट्री लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, नॉवेल लिखते थे, पेंट करते थे। गीतांजलि के बारे में हम सबको मालूम है। इसके बावजूद रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ हिंदी सिनेमा में इतनी ज़्यादा अडैप्ट नहीं हुई है जितनी कि समझो शरद बाबू या बंकिम चंद्र। और इसके दो कारण थे। एक कि उनके कैरेक्टर्स और जो स्टोरी लाइन होती थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में फिट नहीं होती थी। और दूसरा क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी। और आज भी जब कभी कोई फिल्म मेकर उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है तो द प्रोसीजर्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड और इतने ज़्यादा परमिशंस लेने होते हैं कि उनके मोस्ट डिवोटेड फैंस भी आखिर में थक कर फिल्म नहीं बनाना चाहते हैं जी। मगर वो सिनेमा में कैसे इन्वॉल्व हुए, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उन दिनों वो एक टूर कर रहे थे अपने एक डांस ड्रामा का जिसका नाम था नौतेर पूजा। और एक बार जब उनका शो चल रहा था तो उनके ऑडियंस में बैठे थे न्यू थिएटर्स के ओनर बीएन सरकार। बीएन सरकार जो देखा उन्होंने स्टेज पर, गुरुदेव से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि वो यही प्ले पर एक फिल्म बनाएंगे। प्ले के बाद वो रविंद्रनाथ जी से मिले और कहा कि मैं इसका एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। एक कंडीशन है कि आपको इस फिल्म में एक केमियो करना होगा और अपनी कविता खुद अपनी आवाज़ में पढ़नी होगी। ही अग्रीड, मगर वो बात नहीं बनी क्योंकि जो आदमी इतना इम्प्रेसिव था स्टेज पर, ऑन स्क्रीन ही वॉज नॉट इफेक्टिव। इसके बाद उनका एज अ करियर एज एन एक्टर या जो भी कहो वो तो खत्म हो गया। हमेशा जब हम रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं तो आमतौर पे सत्यजीत रे की फिल्मों के बारे में ही बात करते हैं। सत्यजीत रे ने सबसे पहले तो टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके अलावा 3 कन्या, चारुलता और बहुत लंबे अरसे के बाद घारे बायरे। और अगर हिंदी फिल्मों की बात करूं तो हिंदी फिल्मों के जो बंगाली डायरेक्टर्स थे वो भी अपने आप को अछूता नहीं रख पाए थे। वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे रविंद्रनाथ टैगोर से। तो एक फिल्म जो 1961 की मुझे याद आती है, बिमल रॉय साहब ने प्रोड्यूस की थी, हेमंत गुप्ता साहब ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। बहुत ही प्यारी कहानी, काबुली वाला। बलराज साहनी ऑफ कोर्स वो काबुली वाला थे, अफगानी बने थे। एक और फिल्म आई थी, जया जी थी उसमें, जया बच्चन, उपहार नाम था। बहुत छोटी सी फिल्म थी राजश्री वालों की, लेकिन क्या कहानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। तो साहित्य के पीक पर जो पहुंच चुके थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी ग्रैंड डॉटर, बहुत लोगों को ये रिश्ता पता नहीं है, वो भी कमाल की अदाकारा। 1 अगस्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। उनके जैसी दूसरी एक्ट्रेस हमें दिखाई नहीं दी। किन की बात कर रहा हूँ बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत आपका एक बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और एक चीज जिसे सिनेमा का प्रीकर्सर माना जाता है वो है लिटरेचर, साहित्य। इस पूरे हफ्ते साहित्य से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के लिए बहुत ही खास दिन रहा है। हमने बात की रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, नवासी जिन्हें कह सकते हैं आप, उन्हें हम महजबीन बानो कह लें या उन्हें हम मीना कुमारी कह लें। बहुत कम लोगों को इस रिश्ते की जानकारी है कि मीना कुमारी वॉज रिलेटेड टू टैगोर फैमिली। रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई की बेटी थी हेम सुंदरी ठाकुर, जो कि मीना कुमारी जी की नानी थी। और मुझे लगता है कि साहित्य का वो रस
मीना कुमारी जी में हमेशा हमेशा के लिए बस गया था, रह गया था। जो नज़में उनकी हमने सुनी हैं और थी अंदर से, बहुत ही बड़ी शायरा थी। ये बात गुलजार साहब भी कई बार कह चुके हैं। गुलजार साहब के ऑफिस में उनके चेयर के पीछे एक बड़ी तस्वीर है मीना जी की, और बहुत सारी कहानियां हैं कि मीना जी ने अपनी डायरी गुलजार साहब के लिए छोड़ी थी और गुलजार साहब उनमें से अपनी शायरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीना जी उनकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि आज तक गुलजार साहब रमज़ान के महीने में पूरे रोज़ा रखते हैं। इनके अलावा सचिन पिलगांवकर और सारिका जी दोनों चाइल्ड स्टार्स थे और मीना जी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है। तो मैं जब नई नई जर्नलिस्ट थी तो सचिन और सारिका के साथ बहुत समय बिताया है, हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं। तो सारिका कहती थी कि जब मंजली दीदी के टाइम पे शूटिंग करते थे तब वो उनके साथ इतना घुल मिल जाती थी और अपने घर से उनके लिए खाना लाती थी, चॉकलेट्स लाती थी, गुड़िया लाती थी। बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। और मीना जी को खुद गुड़िया का बहुत शौक था। अपने घर में बहुत सारी गुड़िया को सजा कर रखती थी और सबको दुल्हन बना के रखती थी। मीना जी पहले जानकी कुटीर में रहती थी। तो एक किस्सा मुझे कैफी साहब ने बताया था। एक बार मीना जी की तबीयत खराब थी और इन लोग को कुछ महफिल में उनके लिए दावत का इनविटेशन आया था तो जाके देना था। तो छोटी सी शबाना ने कहा कि मैं भी चलती हूँ मीना कुमारी को देखने। तो वो जब उनके घर गए, नीले रंग की साड़ी में लंबे बाल खुले रखकर बैठी थी और शबाना ने, छोटी सी थी मगर, कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह, ये तो अरसों से किसी ने नहीं कहा। क्या बात। और एक इंटरव्यू के दौरान गुलजार साहब के साथ मैं उनकी कुछ पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी। तो उनमें से कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं। आवाज़ का एक कैसा वहम हो गया है मुझे, पड़ोसी बोलते हैं तो चिढ़ती हूँ। क्या बात, क्या बात। बेबी मीना से मीना कुमारी और उसके बाद जो छोटी बहू का किरदार हमने देखा साहब बीवी और गुलाम में, वो मुझे नहीं लगता कि उनसे पहले कोई कर पाया होगा, उनके बाद कोई कर पाएगा। बर्थ एनिवर्सरीज की बात करूं तो ये हफ्ता एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी याद रखा जाएगा, जिनकी ज़्यादा बात नहीं होती और मुझे पता नहीं कि ज़्यादा बात क्यों नहीं होती। कौन है वो, बताऊंगा। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम, संडे का दिन, बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। और अमूमन हम एक फिल्मी हस्ती की बात करते हैं, उनकी जिंदगी की बात, उनके प्रोफेशन की बात, उनके करियर की बात। लेकिन आज दिन बहुत खास है, ये हफ्ता बहुत खास रहा है। हमने महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की बात की। आज उनकी पुण्यतिथि है 7 अगस्त। हमने उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर मीना कुमारी जी की बात की। जी हाँ, ये रेवलेशन हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि 1 अगस्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इस हफ्ते एक बहुत ही काबिल और बहुत ही अंडररेटेड म्यूजिक डायरेक्टर की भी बर्थ एनिवर्सरी थी 3 अगस्त को, जयदेव साहब। भावना जी, जयदेव जी की ज्यादा बात होती नहीं है, फिल्में भी बहुत कम की। बहुत ही सरल सीधे इंसान थे जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ताउम्र वो मुंबई में एक किराए के मकान में रहते रहे, अपना कभी मकान नहीं खरीदा। क्या म्यूजिक उनका। सबसे पहले चांस उनको चेतन आनंद साहब ने दिया था जी। और वो दोनों फिल्में शुरुआत की उनकी, चली नहीं, लेकिन हम दोनों आती है। आज भी बहुत लोग हम दोनों का गाना तो याद रखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि म्यूजिक किसका है तो ज्यादातर लोग एस.डी. बर्मन का नाम लेते हैं। लेकिन वो म्यूजिक था जयदेव साहब का। हालांकि उन्होंने एस.डी. बर्मन को असिस्ट किया था। पंचमदा और जयदेव साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद भी बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की उन्होंने। सुनील दत्त साहब ने उनको 2 फिल्मों में लिया था, रेशमा और शेरा और मुझे जीने दो। और क्या म्यूजिक इन दोनों फिल्मों का, और बहुत अलग डिस्टिंक्ट म्यूजिक लगता है। आपके लिए उनका म्यूजिक क्या है? मुझे लगता है कि जब भी हिंदी सिनेमा में अलग म्यूजिक की बात होती है तब जयदेव साहब को याद किया जाता है। और जितनी बार भी मैं देव साहब को मिली थी वो हमेशा जयदेव की बात करते थे। जी। जयदेव इज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर टू हैव won 3 नेशनल अवार्ड्स। यस। And Jaydev was the first choice of anybody who wanted to do things differently, including Dr. हरिवंश राय बच्चन। जब वो मधुशाला को नॉन फिल्म एल्बम बना रहे थे तो उन्होंने जयदेव जी को चुना और गाने की आवाज के लिए मन्ना डे को चुना। जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म अगर हम याद करें अमिताभ बच्चन साहब की, जी, आलाप, म्यूजिक जयदेव साहब। और क्या गाने उस फिल्म के। उस फिल्म में भी एक गाना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, कोई गाता मैं सो जाता। और क्या गाना है वो। और अमित जी ने ये गाना कुछ बहुत ही फील करके जी पोर्ट्रे किया है। और जब भी मैं जयदेव साहब को याद करता हूँ तो वो गाना भुलाए नहीं भूलता। अलग म्यूजिक,
अलग आवाज, रूना लैला जी की आवाज, घरौंदा का वो गाना, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। जयदेव साहब को श्रद्धांजलि उनके गीतों के जरिए, संगीत के जरिए। एक शायर, एक गीतकार जिन पर हमेशा ये इल्जाम लगता रहा कि जब हर कोई देश की समस्याओं के बारे में, गरीबी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहा है, तो आप मोहब्बत के बारे में क्यों लिख रहे हैं? लेकिन वो अक्खड़ थे, लिखते रहे, मोहब्बत फैलाते रहे। उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी 3 अगस्त को ही। किन की बात कर रहा हूँ बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम, मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमया। शो का नाम तो याद होगा आपको, याद दिला देता हूं, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। ये पूरा हफ्ता क्योंकि एनिवर्सरीज का हफ्ता रहा है, खास दिनों का हफ्ता रहा है, तो आज एक नहीं कई खास हस्तियों की बात। और अब जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने खुद के बारे में एक शेर लिखा था जो उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी पूरे सोच को जाहिर कर देता है। इरशाद। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमन, के मोहब्बतों का हूँ राजदान, मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। हमेशा मोहब्बत के लिए लिखते रहे, मोहब्बत में लिखते रहे। ये इल्ज़ाम लगता रहा उन पे, उस ज़माने के, उस दौर के जितने भी शायर थे, लिटरेचर वाले थे, साहित्यकार थे, कि आप देश के लिए क्यों नहीं लिखते, पॉलिटिक्स के लिए क्यों नहीं लिखते। शकील बदायूनी जी की बात कर रहा हूँ, और शकील बदायूनी जी का एक ही जवाब होता था कि जो मुझे चाहिए मैं वही दूंगा, मुझे मोहब्बत चाहिए, इसलिए मैं मोहब्बत के बारे में ही लिखूंगा। अगर आप उनकी करियर जर्नी देखो, 28 साल की उम्र में 1944 में वो आए बॉम्बे और गाना लिखना शुरू किया। वो मिले डायरेक्टर AR कारदार से जी, और कंपोजर नौशाद अली से। नौशाद अली हमेशा जिनको भी मिलते थे उनका एक टेस्ट लेते थे जी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को कैसे समाप्त करोगे, एक लाइन में बताइए। तो शकील ने कहा कि हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। क्या बात। तो नौशाद साहब को इतना पसंद आया अंदाज़े बयान कि ही साइंड हिम फॉर हिज फोर्थकमिंग फिल्म दर्द। जी। और दर्द का ही एक गाना था, उमा देवी ने गाया था, अफसाना लिख रही हूँ। क्या बात। इसके बाद जब बैजू बावरा बन रही थी विजय भट्ट के साथ, तो विजय भट्ट वॉज वेरी कीन दैट दे शुड टेक कवि प्रदीप जी, क्योंकि ये कहानी थी एक पोएट की और बावरा था वगैरह। बट नौशाद अली वॉज वेरी कीन दैट द फिल्म शुड गो टू शकील बदायूनी, एंड ही हैड टू लिटरली कन्विंस विजय भट्ट। और शकील बदायूनी को बुलाया गया और शेर शायरी सब सुनाई गई और बाद में विजय भट्ट मान गए, एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स इज हिस्ट्री। और जब भी डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है तो 50s में तो एक ही कॉम्बिनेशन की बात ज़्यादा होती है, वो राज कपूर, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, मुकेश, लता जी। लेकिन एक और कॉम्बिनेशन की बात करना भावना जी बहुत ज़रूरी है, वो है दिलीप कुमार, नौशाद अली, शकील बदायूनी, मोहम्मद रफ़ी साहब और साथ में ऑफ कोर्स लता मंगेशकर या आशा भोसले। कितनी ही फिल्में की हैं। फिर वो आप महबूब खान साहब की फिल्में देखिए, मुगले आजम, खुद दिलीप कुमार साहब ने जब फिल्म बनाई गंगा जमुना, एकदम भोजपुरी फिल्म, और तब शकील बदायूनी जी के अंदर का बदायूं जागता है। और शकील साहब की बात करें तो 2 और म्यूजिक डायरेक्टर्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक है रवि जी, क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत सारी हिट फिल्में की, जैसे घराना, घूंघट, गृहस्थी, नर्तकी, फूल और पत्थर और दो बदन के गाने बहुत खूबसूरत थे। और हेमंत कुमार, जिनके साथ 20 साल बाद साहिब बीवी और गुलाम, बिन बादल बरसात, भावरा बड़ा नादान, कैसे भूल सकते हैं, और बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये बात हम शकील बदायूनी जी के लिए भी कह सकते हैं श्रद्धांजलि के तौर पे। अगर लिटरेचर की बात होती है तो आज के दौर के एक इंसान की बात करना भी जरूरी है, जिनका बर्थडे 4 अगस्त को है। बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम, शो का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मेरा नाम सिद्धार्थ, और जो मेरे साथ में बैठी हैं बहुत ही खास पर्सनैलिटी भावना सोमया। और आज एक नहीं कई खास पर्सनैलिटीज की बात हो रही है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत खास रहा है। सबको कवर करने की कोशिश। हमने महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की बात की, आज उनकी पुण्यतिथि है। हमने मीना कुमारी जी की बात की, हमने शकील बदायूनी जी की बात की, जयदेव साहब की बात की। अब जिनकी बात कर रहे हैं उनका बर्थडे
4 अगस्त को। मतलब कमाल की पर्सनालिटी, जीनियस उन्हें भी कहा जा सकता है। शुरुआत एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे होती है, फिर एक कहानीकार बनते हैं, फिल्म बनाते हैं, गाना भी गाते हैं और लिटरेचर से तो इतने करीबी तौर पे जुड़े हुए हैं। और भावना जी, आप तो उनको बहुत अच्छे से जानती हैं, विशाल भारद्वाज। जब भी हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो विशाल भारद्वाज के बारे में ही ख्याल आता है। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप हमेशा एडेप्टेशन ही क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि कितनी भी अच्छी कहानी हम क्यों ना सोचे, जो शेक्सपियर ने या किसी और ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो इतना बेहतरीन होता है कि बेटर है कि हम उसी को पर्दे पे दिखाएं। पता नहीं क्यों मैं जब भी विशाल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आते हैं वो मकड़ी के पहले के विशाल। राइट। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, माचिस में उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक दिया था, गुलजार साहब के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी और फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म कभी बनाई नहीं थी मगर उनको दिल से यकीन था कि वो अच्छी फिल्म बनाएंगे और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी से उन्होंने एप्लीकेशन किया था और बहुत मुश्किलात आई, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, वो डीमोरलाइज हो गए और बिल्कुल उनकी हिम्मत टूट गई थी। शबाना आज़मी के पास गए, शबाना आज़मी ने कहा कि मैं मकड़ी में वो विच का रोल करूँगी और फिर से वो कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्ट हुआ और बेहतरीन बच्चों की फिल्म बनाई। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो बच्चों को समझना, म्यूज़िक का शौक, लिटरेचर से लगाव, ये सारी चीज़ें बहुत गुलजार साहब के साथ कॉमन है उनकी। और उसके बाद तो ही वॉज अनस्टॉपेबल। यस। एक चीज लगता है, ये कई बार गुलजार साहब भी बोल चुके हैं कि जो एक रिश्ता वो शेयर करते थे और जो डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के बियॉन्ड था वो रिश्ता, वो आर डी बर्मन साहब के साथ था। विशाल के साथ ये एक एक्सटेंशन की तरह देखते हैं वो, जिनके साथ वो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे एक ही चीज का कई बार अफसोस लगता है कि फिल्में तो बेहतरीन बना रहे हैं वो, फिर वो हैदर हो, मकबूल हो, ओमकारा हो, लेकिन इस बीच में एक म्यूजिक डायरेक्टर कहीं बैकफुट पर चला गया है। उनका म्यूजिक मुझे कम सुनाई पड़ता है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनके म्यूजिक का। बहुत ही अलग, जैसे जयदेव साहब की बात कर रहे थे, वैसे ही विशाल साहब का म्यूजिक भी बहुत अलग सुनाई पड़ता है, सुर अलग है। वो दें म्यूजिक, दूसरे डायरेक्टर्स के लिए भी म्यूजिक दें, हमारी तो यही इल्तजा रहेगी उनसे। और अगर म्यूजिक की बात हुई है तो 4 अगस्त से बड़ा म्यूजिकल डे हो नहीं सकता। विशाल भारद्वाज का बर्थडे तो है ही, एक और जीनियस बात करेंगे उनकी, आपको पता तो चली गया हो। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ये शो का नाम, इस खास शो का नाम 92.7 बिग एफएम पर हर संडे को लेकर आता हूं मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ भावना सोमाया। आज कई फिल्मी हस्तियों की बात की हमने क्योंकि ये हफ्ता बहुत खास रहा है, एनिवर्सरीज रही हैं लोगों की, बर्थडेज रहे हैं। लेकिन 4 अगस्त से बड़ा म्यूजिकल डे और कोई हो नहीं सकता क्योंकि उससे बड़ा आर्टिस्ट हमें आज तक मिला नहीं है। उन्हें हम मस्खरा कह लें, मैवरिक कह लें, जीनियस कह लें, चाइल्ड प्रोडिजी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आभास कुमार गांगुली, जिन्हें हम और आप किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 अगस्त को। भावना जी, किशोर कुमार साहब के बारे में तो क्या ही कहें। तो मैं बस इतना कहूंगी कि एज अ चाइल्ड ही वाज वेरी डिमांडिंग चाइल्ड। और अशोक कुमार ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि जब छोटा था इतना रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था कि उनके पिताजी उनको कमरे में सिर्फ रोने के लिए रख देते थे। और अशोक कुमार का ये कहना है कि क्योंकि वो बचपन में इतना रोया है तो उनकी आवाज़ खुल गई और इसलिए उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है। एज अ हस्बैंड मधुबाला के साथ कैसे थे वो तो हम तब थे नहीं, मगर लीना चंदावरकर के साथ कई बार मुलाकात हुई है और लीना चंदावरकर ऐसा मानती थी कि ही वॉज द बेस्ट हस्बैंड। एज अ को सिंगर लता जी के कितने सारे किस्से हैं, आशा जी के कितने सारे किस्से हैं कि इतनी मस्करी करते थे, इतना नाच गाना करते थे, इतना शोर मचाते थे, कुर्सी पर चढ़ जाते थे, माइक्रोफोन को इधर उधर घुमा लेते थे। तो हमेशा दोनों बहनें उनको डांटती थी और कहती थी पहले गाना बाद में मस्करी। और ऑफ कोर्स राजेश खन्ना और आर डी बर्मन के साथ तो उनका एक स्पेशल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। एक और चीज़ उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो इफ्तिकार साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, और इफ्तिकार साहब ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, दूर गगन की छाँव में भी काम किया। उन्होंने कहा कि एक किशोर कुमार साहब जिनकी एक इमेज हमने बनाई हुई है, बहुत ही मस्खरे, जो उछलते हुए आते हैं, प्रोड्यूसर को परेशान करते हैं, गाना गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन जब आप उनकी बनाई हुई फिल्मों को देखते हैं, दूर गगन की छाँव में या दूर का राही, ये बहुत सीरियस फिल्में हैं और कहीं ना कहीं वो असल किशोर कुमार थे जो वो दिखाना नहीं चाहते थे लोगों को। और एक बार लीना जी ने इंटरव्यू में बताया था कि डिटैचमेंट एक चीज़ है
जिसको हमेशा वो फॉलो करते रहे। उनका ये कहना था कि कहीं भी किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाना ये एक कमज़ोरी है इंसान की। तो ये किशोर कुमार साहब का एक और पहलू है उस जीनियस का। हम श्रद्धांजलि देते हैं उस महान कलाकार को। अगले हफ्ते एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। अभी के लिए शुक्रिया, इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ भावना सोमाया।